स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की जो क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के बच्चों के लिए, आप किसी भी ट्रेड से हैं तो आपके लिए क्लासेज हैं। क्लास नंबर है 23। इसके पहले 1 to 22 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो अगर इस क्लास को आप पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले की क्लासेज आप जरूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं न कहीं पीछे के क्वेश्चन से भी रिलेट करते हैं और कई बार तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं। खास करके एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर में बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड भी हैं। ठीक है, ये वेबसाइट है जहां से आप पीडीएफ और मॉडल पेपर वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, globaliti.org। उसके अलावा ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज के जो क्वेश्चन होंगे ज्यादातर इंटरप्रेन्योरशिप वाला जो लेसन है कहीं न कहीं उससे रिलेट कर रहे हैं। जो उद्यमिता बिजनेस वगैरह की बात होगी तो जो टॉपिक आएगा वो कहीं न कहीं बिजनेस की बात इसमें ज्यादा होने वाली है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी। आपको पता है समय के साथ टेक्नोलॉजी में भी परिवर्तन हो रहा है। टेक्नोलॉजी इन द सेंस कि पहले बहुत से काम ऐसे थे जो मैनुअली होते थे, हाथ से कारीगर लोग करते थे, और आजकल वो ऑटोमेटिक हो गए हैं। कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल मशीनरीज हो गई हैं, बहुत सी ऐसी मशीनरीज है जिसमें मॉडल आपको सेट कर देना है और उस हिसाब से वो काम करती है। बहुत छोटा सा एग्जांपल अगर देखा जाए तो स्टिकर की शॉप पर भी चले जाए तो पहले स्टिकर जो है हाथ से बनाए जाते थे, उसको काटा पीटा जाता था, और आजकल मशीनरी है, कंप्यूटर में जो नंबर या जो कुछ भी आपको टाइप करना है उसमें फीड करते हैं, साइज फीड करते हैं, एंटर दबाते हैं, अपने आप उसको काट पीट के आपको स्टिकर निकाल कर बाहर दे देता है ना। तो ये क्या है, डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी का। तो यहाँ कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में तीव्र परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जब टेक्नोलॉजी बदलेगी तो जो वर्क, फ्यूचर ऑफ वर्क है या फ्यूचर ऑफ वर्क ही कहा जाए कि जो कार्य है उसका जो भविष्य है ना वो भी बदलेगा। सिंपल सी बात है, टेक्नोलॉजी अपडेट होगी तो काम करने का तरीका या जो काम है वो भी अपडेट होगा। पहले बहुत से काम ऐसे होंगे जो मैनुअल हो जाया करते थे, लेकिन जब टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट होगी, नई नई टेक्नोलॉजी जाएंगी तो बहुत से काम है ऐसे जो बदल ही जाएंगे, हट ही जाएंगे, वो काम खत्म ही हो जाएंगे। मतलब आपने देखा होगा बहुत सी नौकरियां चली जाती हैं क्योंकि उस काम को या जो काम किया जाता था जिसके लिए आदमी की जरूरत थी वो काम ही खत्म हो जाता है नई टेक्नोलॉजी आने से। ठीक है, तो यहाँ पर जो परिवर्तन का प्रभाव है सबसे पहले पड़ेगा फ्यूचर ऑफ वर्क। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टर्म रिफर टू मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड एबिलिटी ऑफ समथिंग एट अ सर्टेन लेवल। कह रहे हैं किसी वस्तु का या कोई सामान है उसकी क्वालिटी को एक लेवल पर, निर्धारित लेवल पर मेंटेन करना क्या कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि आपने पार्ले जी बिस्किट जो है खाया होगा। ठीक है, और हम लोगों ने आपसे पहले ही खाया था, मतलब आप आईटीआई कर रहे हैं, मुझसे छोटे होंगे। तो पार्ले बिस्किट आज से 15-20 साल पहले जो इसका टेस्ट था, उसकी जो क्वालिटी थी, उसका जो टेस्ट था वही आज भी है। यानी उन्होंने अपनी क्वालिटी को आज भी मेंटेन रखा हुआ है। ठीक है, चाहते तो महंगाई के साथ उन्होंने समझौता किया कि उसकी जो क्वांटिटी है, मात्रा है, उसको कम कर दिया, लेकिन जो टेस्ट उनका पार्ले जी का आज से 20 साल पहले था या उसके पहले भी रहा होगा। ठीक है, मैं तो जब से बचपन से वही खाए हैं हम लोग, तो वही बिस्किट हम लोग दिखा, मतलब हमारे आसपास, और अभी भी है। तो उन्होंने अपने उस लेवल को मेंटेन रखा। तो इस लेवल को लगातार किसी एक लेवल को मेंटेन रखना, जैसे कुछ लोग अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड भी बना लेते हैं कि जैसे एक पैसा कमाने लगते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या है, पैसा कमाते हैं, इतना ज्यादा खर्च कर देते हैं कि कुछ समय के लिए तो चमकते हैं, फिर खर्च कर देते हैं, कर्ज में आ जाते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं अपने उस लेवल से भी, जो लेवल उनका रहता है उससे भी नीचे चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बाइक मेंटेन कर सकता है, बाइक चला सकता है, कहीं से पैसे आए अचानक से तो कार वार खरीद लिया, पैसे खत्म हो गए, कार भी बेचनी पड़ गई, फिर बाइक खरीदने के भी पैसे नहीं है, साइकिल से चलने लगा, यानी वो अपना बाइक वाला जो लेवल वो मेंटेन नहीं कर पाया, ब्रेक करके नीचे चला गया। तो किसी एक लेवल को मेंटेन रखना क्या कहलाता, वही ये पूछ रहे हैं कि किसी चीज की गुणवत्ता और क्षमता का एक निश्चित स्तर यानी एक लेवल है, उसको बनाए रखने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब किसी एक लेवल को लगातार मेंटेन रखना। अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ दिन अच्छा बनाए, आपके ग्राहक बन गए ढेर सारे, तो फिर आपने घटिया प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। नहीं, आपको अपना लेवल मेंटेन रखना होगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल। ठीक है, टिकाऊ। टिकाऊ मतलब आपको वहीं पे आप टिके हुए हैं, उसी लेवल पर मेंटेन है, ऐसा नहीं कि मतलब आपने समझौता कर दिया, क्वालिटी डाउन कर दी। ठीक है, यहां पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट विल कीप इवॉल्विंग देयरबाय मेकिंग जॉब एंड अंडरगो चेंजेस। ठीक है, कह रहे हैं कि क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियों में परिवर्तन होता रहे। ठीक,
व्हाट विल कीप इन्वॉल्विंग, यहां पर विकास की बात हो रही है कि क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियों में परिवर्तन होता रहेगा। तो आपको पता है, अगर इसको थोड़ा ट्रांसलेशन आगे पीछे, ये कह रहे हैं कि ऐसी क्या चीज है जो विकसित होगी तो नौकरियों में भी उसका प्रभाव पड़ेगा। ये थोड़ा गूगल ट्रांसलेशन वाला हिसाब है, ठीक है। बहुत से बच्चों को समझ में भी नहीं आता अगर डायरेक्टली इसको पढ़ेंगे, इसीलिए मैं कहता हूँ पीडीएफ पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप इसको हिंदी डायरेक्ट पढ़ते तो आपको समझ में नहीं आता कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। फिर भी आप क्वेश्चन रट लेते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये कहा जा रहा है कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी चीज है जब डेवलप होगी, वो विकसित होगी, कोई चीज जो विकसित होगी तो उसका प्रभाव जो है नौकरियों पर भी पड़ेगा, नौकरियां भी वहां पर परिवर्तित होने लगेंगी। ऐसे में क्या है, वो है टेक्नोलॉजी। जैसे पहले अगर आप देखोगे ऑफिसों में मोटी मोटी फाइलें होती थी, दो दो चार चार बाबू होते थे जो सब मेंटेन करते थे, बड़े बाबू, छोटे बाबू, फलाना बाबू, है ना, ढेर सारे क्लर्कियल स्टाफ होते थे जो उस काम को करते थे। आज क्या होता है, 10 लोगों का काम एक क्लर्क करता है और एक कंप्यूटर के साथ करता है। क्यों? टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई, टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई तो किस पे, नौकरियों पे प्रभाव पड़ा ना, नौकरियां भी परिवर्तित हुई। तो वही चीज है यहाँ पर, ठीक है। तो जब टेक्नोलॉजी अपडेट होगी तो उसका असर नौकरियों पर भी पड़ेगा, परिवर्तन होगा, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर योर करियर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। कह रहे हैं कि आपके करियर के विकास और स्थिरता के लिए क्या आवश्यक है। अगर आप नौकरी, देखिए करियर क्या होता है, हम लोग जनरली जब शुरुआत करते हैं हाई स्कूल वगैरह के बाद सिलेक्शन शुरू करते हैं कि हमें बायो लेना है कि मैथमेटिक्स लेना है, बायोलॉजी लेना है, कहीं ना कहीं हमारा जो करियर का रास्ता है वहीं से मुड़ना शुरू हो जाता है। वहीं से हम डिसाइड करना शुरू कर देते हैं कि हमें इंजीनियरिंग वाले लाइन में जाना है या हमें मेडिकल फील्ड में जाना है, तो उसी हिसाब से पढ़ाई करना शुरू करते हैं। जैसे बहुत से बच्चों को पावर सेक्टर में, किसी को रेलवे में जाना होगा, किसी को अन्य सेक्टर में नौकरी करनी होगी तो आईटीआई करना शुरू कर देगा, रेलवे, इसरो, यूपी आरबीएनएल, मेट्रोज वगैरह ऐसी वैकेंसी जाती रहती हैं। तो जब वो आईटीआई करना शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं उसने अपने करियर की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर कोई छोटी नौकरी करेगा, फिर प्रमोशन होगा, बड़ी नौकरी करेगा, तो एक करियर के दौरान कई नौकरियां आदमी करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने आईटीआई किया, आईटीआई के बाद आपकी टेक्नीशियन की नौकरी लग गई, टेक्नीशियन की नौकरी आप कर ही रहे थे, तब तक आपका जैसे किसी और सेक्टर में लग गया, ठीक है। हो सकता है आप शुरू में आपका यूपीपीसीएल में हो गया था, ठीक है, यूपीपीसीएल के बाद आपका यूपी आरबीएनएल में सिलेक्शन हो गया तो आप इसको छोड़ के यूपी आरबीएनएल में चले गए। उसके बाद फिर हो सकता है कि आपको कोई और जॉब लगी, वहां चले गए, या फिर आपका प्रमोशन हो गया, आप जूनियर इंजीनियर बन गए। तो ये देख रहे होंगे कि यहां से चल रहे हैं हम, पहले एक नौकरी किए, फिर दूसरी नौकरी किए, फिर तीसरी नौकरी किए, तो ये एक रास्ता टाइप का बन गया ना। तो इसको करियर पाथ बोला जाता है, करियर पाथ बोला जाता है, ठीक है। एक करियर पाथ में कई नौकरियां हमें आती जाती रहती है। जनरली आप लाइफ में देखेंगे तो हमारी लाइफ में जब भी हम कमाना शुरू करते हैं लगभग आखिरी तक का, तो ये जो दौर होता है वो हमारा करियर पाथ कहलाता है। फिलहाल ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। तो कह रहे हैं आपके करियर के विकास और स्थिरता के लिए क्या जरूरी है, तो उसके लिए जरूरी है नई स्किल्स बनाना, ठीक है। अवसर की यहां पर बात नहीं है, गुड बिहेवियर और ये जैसे हैं आप वैसे रहे, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि जैसे अगर मान लेते हैं आपको कंप्यूटर नहीं आता, ठीक है, आपकी जॉब लग गई, क्लर्क वाले स्टाफ पर आपकी जॉब लग गई, उसके बाद क्या हुआ, ऑफिस में कंप्यूटर लाकर रख दिया गया। अब 2 क्लर्क हैं, वहां पर किसको प्रमोशन पहले मिलेगा, जिसको कंप्यूटर आता होगा, है ना। तो हमें समय के साथ अपनी स्किल्स बढ़ाते रहना है। जैसे अगर हम फिटर से हैं, आईटीआई कर रहे हैं, मैकेनिकल ग्रुप से, तो हमें क्या करना चाहिए, आईटीआई करने के बाद थोड़ा सा एडवांस कोर्स भी सोच लेना चाहिए कि फैक्ट्री इंडस्ट्री में अगर आपको जॉब करना है तो आपको कैड वगैरह, कैड कैम आपने नाम सुना होगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग सिस्टम जो होता है, ये सब सीखना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी स्किल अपडेट हो जाएगी और जब भी आप किसी इंडस्ट्री में बायोडाटा भेजेंगे तो आप स्किल में शो करेंगे कि आपने कैड भी सीखा है। तो नॉर्मल जो फिटर का बच्चा होगा और एक कैड किया होगा तो कैड वाले को ज्यादा प्रेफर किया जाए, क्योंकि इंडस्ट्रीज में मशीनरीज हैं जिनको ऑपरेट करना है और सब कुछ आजकल ऑटोमेटिक हो रही है। अब पुराना जमाना नहीं है कि आपको हाथ से फाइल से घिसोगे और उसको कहते हैं ना कि फाइलिंग करना और ड्रिलिंग करना, बहुत से काम मैनुअली अब जो है नहीं होते हैं, सब मशीनरी वर्क होने लगा है, ठीक है, ऑटोमेटिक होने लगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपकी ग्रोथ होती रहे, करियर ग्रोथ, यानी आपके करियर में ग्रोथ हो, उसके लिए जरूरी है कि आप नई नई स्किल्स समय के साथ सीखते रहें। एक और स्किल है जो बहुत कॉमन है, सभी बच्चों को सीखनी चाहिए, कंप्यूटर,
क्या हुआ सर? ये आपका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा वीडियो रोक दिया था मैंने बीच में। What has drastically changed the world of work? कह रहे हैं कि जो हमारी काम की दुनिया है, काम की दुनिया मतलब नौकरी पेशा, जो रोजगार है, नौकरी है, इसको हम वर्ल्ड ऑफ वर्क कहते हैं। एक हमारे नॉर्मल दुनिया हो गई, हमारा रहन सहन हो गया, कल्चरल हो गया, लेकिन एक होता है काम की दुनिया। मतलब हम पास होते हैं, ITI पास करते हैं, अप्रेंटिसशिप करते हैं, किसी कंपनी में परमानेंट नौकरी करते हैं, तो जो ये सब हमारा जो वर्ल्ड ऑफ वर्क हो गया, मतलब हमारे कार्य की दुनिया हो गई। तो उसी की बात कर रहा है कि काम की दुनिया में अचानक क्या बदलाव आया है। जो वर्क लाइफ है या जो दुनिया है जो वर्क वाली, उसमें क्या बदलाव आया है अचानक से? तो उसके इन्वायरमेंट में कोई बदलाव आया है या निवेश में या वर्कर में? नहीं, टेक्नोलॉजी में बहुत बदलाव आ गया। पहले की अपेक्षा बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी अपडेट हुई है। सबसे ज्यादा परिवर्तन किसमें हुआ है? टेक्नोलॉजी में हुआ है। ये समझने वाली बात है, कॉमन सी चीज है। तो मैं यही कहता हूं कि एम्प्लॉयबिलिटी का क्वेश्चन समझेंगे तो आप आंसर अपने आप दे लेंगे, ठीक है। विच इज नॉट अ मनी ट्रांजेक्शन, कह रहा है कि पैसे का लेन देन नहीं है। कौन ऐसा है जो पैसे का लेन देन नहीं है? कार्ड भुगतान, अगर आप ATM कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो पैसे का लेन देन होगा ही। नेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहे हैं तब भी पैसे का लेन देन होगा। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर रहे हैं तब भी होगा। लेकिन एग्रीमेंट अगर आप साइन कर रहे हैं तब नहीं होगा। एग्रीमेंट एक तरह से बॉन्ड होता है, दो कंपनी, दो लोगों के बीच साइन होता है म्यूचुअली, किसी बिंदु को लेकर के हम काम करने वाले हैं, इतने की हमारे हिस्सेदारी होने वाली है। ये सब चीजें जो होता है उसको एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। आपने रेंट एग्रीमेंट सुना होगा। रेंट एग्रीमेंट में लिखा जाता है, मकान मालिक कहता है, एक तरफ साइन करता है, और जो किराएदार होता है वो भी एक तरफ साइन करता है, और दोनों की अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम जो है इतना किराया आपको देंगे और उसके हिसाब से आप इतने महीने तक रहेंगे, उसके बाद किराए में इंक्रीमेंट किया जाएगा। ये सारी चीजें एग्रीमेंट कहलाती है। तो एग्रीमेंट में कोई मनी ट्रांजेक्शन मतलब नहीं होता। एग्रीमेंट क्या होता है? एक पेपर होता है, बॉन्ड होता है, जो दो मेंबर साइन करते हैं, दो पार्टियां साइन करती हैं, उसमें ट्रांजेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सर जरा सा एक कॉल है, देख लीजिए। तो ये देख लीजिए आप लोग, एग्रीमेंट यहाँ पर सही होगा कि एग्रीमेंट में मनी ट्रांजेक्शन नहीं होता। ये जो तीनों चीजें हैं ये मनी ट्रांजेक्शन, पैसे का आदान प्रदान करती है, एग्रीमेंट नहीं करता है, ठीक है। एज टेक्नोलॉजी एडवांस द वे वी वर्क सेल, कह रहे हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, तकनीकी जिस हिसाब से एडवांस होती जा रही है, फिर हमारे कार्य करने का तरीका क्या होगा, ठीक है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है, जिस तरह से हम काम करते हैं उस पर उसका क्या असर होता है। तो देखिए, कह रहे हैं जो पहले काम होता था या अंतिम काम होगा, रिमेन जो पहले जैसा ही रहेगा। हम अपने आप को मॉडर्न नहीं करेंगे, पुराने ही तरह से काम करेंगे, नहीं। हमें क्या होगा? परिवर्तन के साथ गुजरना होगा। अगर कोई काम पहले मैनुअली होता था, लेकिन अब उसकी जगह मशीनरीज आ गई और मैं एक फैक्ट्री चलाता हूं, मेरे एक प्लांट है, तो मुझे भी टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होना होगा और मुझे भी वहां पर एक मशीनरी लगानी होगी, क्योंकि मैं अगर मैनुअली काम करूंगा तो मैं दूसरों के अपेक्षा पीछे रह जाऊंगा, ठीक है। तो यही कह रहा है यहाँ पर कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, उसी तरह से हम लोगों को भी परिवर्तन के थ्रू गुजरना पड़ेगा। यानी हमें भी खुद को बदलना पड़ेगा, अपने कार्य करने की शैली को बदलना पड़ेगा, अपनी मशीनरीज को बदलना पड़ेगा, अपने प्लांट को बदलना पड़ेगा। आपने देखा भी होगा समय समय पर चीजें बदलती रहती हैं। पेट्रोल पंप वगैरह बहुत पहले तो मैनुअली उसको तेल वेल निकालते थे, अब तो सब ऑटोमेटिक होता है समय समय पर। पहले कितना होता था, ये नहीं सेट हो पाता था कि कितने पैसे का तेल उसमें जो है आपको गाड़ी में भरवाना है। आप ऐसे हाथ से दबाए रहते 100 रुपए बोलते थे, 101 हो जाता था। लेकिन अब तो कंप्यूटराइज्ड हो गया ना। क्या हुआ? टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है तो कार्य करने का तरीका भी अपडेट होगा। वहां तो आप 15 रुपए भी फीड कर देंगे तो 15 रुपए का तेल उसमें जाएगा आपकी गाड़ी में, फिर अपने आप कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है अपडेशन। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उसके साथ परिवर्तन भी करना पड़ेगा, स्वयं का अपने कार्य करने के तरीके में भी बदलाव करना पड़ेगा। मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग एट अ सर्टेन लेवल इज कॉल्ड। फिर से देखिए, पहले क्वेश्चन याद होगा ना, वही क्वेश्चन दोबारा से आ गया कि किसी चीज की क्वालिटी को एक लेवल पर मेंटेन रखना क्या कहलाता है। फिर से वही है, किसी चीज की गुणवत्ता को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना। पार्ले जी वाला एग्जांपल याद है कि नहीं? वहां मैंने आपको बताया था क्या कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। फिर से आ गया आंसर, डी सही होगा, सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोई मतलब नहीं है, कम्युनिकेशन का भी मतलब नहीं है, मेंटेन नहीं। मेंटेन तो हम कर ही रहे हैं किसी चीज को,
हम मेंटेन कर रहे हैं, लगातार उस लेवल को मेंटेन कर रहे हैं, तो उसको सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सस्टेनिंग अ रिवर मीन्स, अब कह रहे हैं एक नदी को बनाए रखना क्या कहलाएगा। आपको ये कह रहे, जब हम लोग कह रहे थे कि एक लेवल को मेंटेन रखना, मतलब पार्ले जी अपने बिस्किट के टेस्ट की क्वालिटी जो है आज भी उसी लेवल पर मेंटेन है, लेकिन अब बात आ गई कि नदी को मेंटेन रखने का क्या मतलब। कह रहे हैं, लो ये मिट गया, इस सस्टेनिंग अ रिवर, किसी नदी को हम मेंटेन रख रहे हैं, कोई आपसे कहे कि नदी को हम बरकरार रखे हुए हैं उसके लेवल पर, तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि नदी प्रदूषित हो गई है कुछ हद तक, तो जितनी प्रदूषित है अब हम उसको आगे और प्रदूषित ना करें, उसी लेवल पर बनाए रखें, तो उसी को कहते हैं सस्टेनिंग अ रिवर। जैसे अगर इन्वायरमेंट की बात करें, पर्यावरण की बात करें, अगर हम आप एक दूसरे से प्रॉमिस करें, अपने आप से प्रॉमिस करें कि हम अपने इन्वायरमेंट को सस्टेन करके रखेंगे, यानी जितना प्रदूषित है अब उसको हम तो सही नहीं कर सकते, लेकिन और प्रदूषित ना हो इसके लिए हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी है उसको हम करेंगे, हम किसी गवर्नमेंट के भरोसे नहीं रहेंगे। इसके लिए हम आप क्या कर सकते हैं, अपने से वादा कर सकते हैं और हर साल एटलीस्ट एक पौधा लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज मैं चाहूंगा आप लोग करिए, और आने वाले समय में चैनल के माध्यम से और भी मैं प्रोग्राम लाने की कोशिश करूंगा कि पौधों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। हम लोग क्यों दूसरों के भरोसे रहे, हम इंसान हैं, तो इंसान ये काम तो कर सकता है। जहां एक तरफ हर तरफ पौधे कट रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इतना कुछ हो रहा है, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, तो क्यों ना हम लोग करें। अगर हम आप कर देंगे तो इंसान सब कुछ कर सकता है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही करे। तो इसी तरह से नदी की भी बात हो रही है, तो सस्टेनिंग अ रिवर मतलब आप देख लीजिए, नदी को उसकी वर्तमान स्थिति में बनाए रखना, मतलब आज जिस स्थिति में है वो जितना प्रदूषित हो चुकी है वो तो हो गई है, लेकिन अब उसको हम उससे ज्यादा प्रदूषित नहीं होने दें, तो उसी को कहते हैं सस्टेनिंग अ रिवर। यहां पर आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर हम आप कहें कि हम एनवायरमेंट को सस्टेन करना चाहते हैं, यानी जितना प्रदूषित है अब उसको अधिक ना होने दे, तो इसके लिए हम आप मिलकर पेड़ लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं। ठीक है, A person can get promotion based on his and his, कह रहे दो कॉलम है आगे कि एक व्यक्ति है वो अपने यहां पर और यहां पर के दो चीजों के आधार पर प्रमोशन प्राप्त कर सकता है। देखिए, प्रमोशन के लिए जरूरी होता है आपका एक्सपीरियंस और आपका एजुकेशन। तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा एजुकेशन और उसके बाद अनुभव, यानी आपकी योग्यता क्वालिफिकेशन और आपके अनुभव के आधार पर ही आपको प्रमोशन मिलता है। ठीक है, जैसे किसी ने जनरली होता है, अगर बिजली विभाग वगैरह में नौकरी मिलती है तो मोस्टली ज्यादातर जगहों पर देखने को मिलता है कि अगर आपने आईटीआई के साथ पॉलिटेक्निक भी कर रखा है, यानी आपने क्वालिफिकेशन ज्यादा ली है, आईटीआई प्लस पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, और साथ ही आपका 5 वर्ष का अनुभव हो गया, तो लगभग जेई की तरफ प्रमोशन हो जाता है। लेकिन सिर्फ आईटीआई है और फिर आपको लगभग 10 साल का अनुभव लेना पड़ता है ना। तो यही चीज यहां पर है कि जो आपका प्रमोशन है किस बेसिस पर हो सकता है, आपके योग्यता और आपके अनुभव, आपकी योग्यता एवं आपके अनुभव के आधार पर आपको प्रमोशन मिल सकता है। आंसर देख लीजिए, आंसर यहां पर आपका सी सही है। क्वालिफिकेशन, अ पर्सन कैन गेट प्रमोशन ऑन बेस्ड ऑफ हिज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट, टू गेन मोर स्किल यू, अधिक कौशल प्राप्त करने के लिए। जैसे आपके पास एक स्किल है, आपने आईटीआई तो कर लिया, उसके बाद आपने कंप्यूटर सीख लिया, उसके बाद और भी स्किल्स आप ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट कोर्स करने पड़ेंगे। जैसे आपने कंप्यूटर का 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया, उसके बाद कैड कैम वगैरह है उसका भी 6 महीने का कोर्स कर सकते हैं, यानी आपको ज्यादा से ज्यादा सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। स्किल अपनी बढ़ाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा सर्टिफिकेट कोर्सेज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज यहां पर ये पूछ रहा है। कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं, ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं, आपको ज्यादा सर्टिफिकेशन जो है करना पड़ेगा, गेट सर्टिफिकेशन। ठीक है, गेट सर्टिफिकेशन मतलब ये है कि और भी आप कोर्स करिए, स्किल से रिलेटेड और भी कोर्सेज करिए, उसी को ही लिखा हुआ। तो कई बार आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं गेट सर्टिफिकेशन क्या मतलब है। तो यहां पर यही कहना चाहते हैं कि आपके पास आईटीआई है, आपका अपना एक प्रमाण पत्र है, आपका प्रमाण पत्र आईटीआई है, उसके साथ आप अपने स्किल को और अपग्रेड करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और स्किल चाहते हैं, तो आप क्या करिए, आईटीआई के साथ आप कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर लीजिए। ठीक है, और करना चाहते हैं तो कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग जो होती है कैड वगैरह कर लीजिए, या अपने ट्रेड से रिलेटेड मोटर बाइंडिंग, इलेक्ट्रिशियन है, मतलब ये तो मैकेनिकल मैंने बता दिया, इलेक्ट्रिकल वगैरह के हैं
तो आप हाउस वायरिंग, सोलर सिस्टम, इनका कुछ कोर्स कर लीजिए, सर्टिफिकेट कोर्स कर लीजिए, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर है सर्टिफिकेशन का मतलब, ठीक है। आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करिकुलम विटे इज आल्सो नोन एज, देखिए कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं बायोडाटा भेज दीजिए, कुछ लोग कहते हैं रिज्यूमे भेज दीजिए, कुछ लोग कहते हैं सीवी भेज दीजिए। आपने सुना होगा सीवी, सीवी का ही फुल फॉर्म होता है करिकुलम विटे या वाइट, जो भी पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा। तो सीवी भी कहते हैं लोग कि सीवी भेज दीजिए। सीवी का मतलब भी होता है रिज्यूम, ठीक है, रिज्यूम बायोडाटा जो भी कह लीजिए, थोड़ा थोड़ा फर्क है, बहुत माइनर डिफरेंसेस है। लेकिन जो सीवी होता है, सीवी को भी हम रिज्यूम भी कहते हैं। यानी करिकुलम विटे को कह रहा है कि इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको रिज्यूम नाम से भी जाना जाता है। लोग कहते हैं ना नौकरी के लिए यार अपना रिज्यूम भेज देना, है ना, तो वही चीज है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है द फ्यूचर ऑफ वर्क इज ऑलवेज गोइंग टू, काम का भविष्य हमेशा जा रहा है। काम, वर्क की दुनिया, जो वर्क है, वर्क लाइफ है, वर्क की दुनिया की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसी की बात कर रहा है कि द फ्यूचर ऑफ वर्क इज ऑलवेज गोइंग टू, किधर जा रहा है भाई, यूज द सेम टूल्स, पहले वाले ही टूल्स मशीनरी यूज कर रहा है, नहीं। नई फैक्ट्री बनाना, नहीं। नई भर्ती करना, नहीं। क्या कर रहा है, यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जो फ्यूचर ऑफ वर्क है वो क्या कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा या करते जा रहा है या करेगा फ्यूचर में, वही चीज, ठीक है। क्या है, भविष्य में जो हमारा कार्य है वो नई तकनीकी का उपयोग करेगा, मतलब जो भी हमारे वर्क हो रहे हैं नई नई टेक्नोलॉजी उसमें आती जाएंगी और जो कार्य करने का तरीका है वो बदलता रहेगा, अपडेट होता रहेगा, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ वर्क इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज शिफ्टेड टू, देखिए यहां पर एक ब्लैंक है और लास्ट में ब्लैंक है, शिफ्टेड टू कह रहा है ऑटोमोबाइल उद्योग में ज्यादातर यानी अधिकांश कुछ कार्य जो है वो स्थानांतरित हो गए यानी बदल गए हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि पहले इंडस्ट्रीज में बहुत से ऐसे काम थे जो मैनुअली होते थे, हाथ से होते थे, वो परिवर्तित होकर मशीन के द्वारा ऑटोमेटिक होने लगे, ठीक है, यही ये कहना चाह रहे हैं। चलिए यहां देख लीजिए, मैनुअल और ऑटोमेटिक में आपको जाना है, तो ऑटोमेटिक के लिए क्या हो जाएगा, मशीनरी हो जाएंगे, या तो कह सकते हैं मोस्ट ऑफ मैनुअल वर्क, उसके बाद क्या है, हैज बीन शिफ्टेड टू मशीन, यानी पहले बहुत से ऐसे कार्य थे जो मैनुअल होते थे, अब वो मशीन के द्वारा होने लगे हैं। ऑटोमोबाइल में भी, ऑटोमोबाइल सेक्टर मतलब मारुति, टाटा और अन्य कंपनियां जो कार बनाती है, तो आपने देखा होगा वीडियोज वगैरह आजकल देखने को मिल जाते हैं, उसमें रोबोटिक्स टाइप के सिस्टम लगे हुए हैं। कार एक ऐसे आ रही है, फिर उसके अलग अलग हिस्से को आदमी की जगह मशीनरीज लगी हैं जो टायर को पिक कर रही है, वहां ले जा रही है, फिर बोल्ट भी अपने आप कस रही है। रोबोटिक सिस्टम काफी हद तक इनमें इंप्लीमेंट हो चुका है, ठीक है। तो सब क्या है, वो सब भी मशीनरीज है। तो हम यहाँ पर आंसर कौन सा सेलेक्ट करेंगे, आंसर ए सेलेक्ट करेंगे कि अधिकांश उद्योग में मैनुअल होने वाला काम जो है, मैनुअल मतलब हाथ से होने वाला, मशीन इंसान जिसे करता है, वो किस पे स्थानांतरित हो गया है, मशीनों पर हो गया है, यानी मशीन उन काम को, उन कार्यों को करने लगी है। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट रिलेटेड टू कैरियर पाथ। कैरियर पाथ क्या है, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे लाइफ में जनरली एक नौकरी करते हैं, फिर दूसरी मिलती है, तीसरी मिलती है, प्रमोशन होता है, इस तरह से हमारा जो है सैलरी भी बढ़ती रहती है, लाइफ आगे बढ़ती है, नौकरी के फेज भी, नौकरियां भी बदलती रहती है। तो इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक जो चल रहा होता है इसको हम करियर पाथ बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि करियर पाथ से क्या नहीं रिलेट करता, मतलब ऐसा इसमें चार चीजों में ऐसा क्या है जिसका करियर पाथ से कोई लेना देना नहीं है। पहला कर रहा है एसेस योरसेल्फ, देखिए खुद का आकलन करना तो जरूरी है। मेक डिसीजन, अगर हम डिसीजन लेंगे तभी तो कि हमें किस सेक्टर में जाना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, किधर काम करना है कि नहीं करना है, तो ये तो आपको करना पड़ेगा। टेक एक्शन, एक्शन भी उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। खुद का आकलन करना पड़ेगा, आप किस लेवल के हैं। जैसे हम गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो हमें खुद को एक्सेस करना पड़ेगा कि यार हम उस लायक हैं कि नहीं, हमारी कैपेबिलिटी है, कैलिबर है कि नहीं, हमने उस हिसाब से पढ़ाई की है कि नहीं। उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि चलो अगर हमने उस हिसाब से पढ़ाई की है तो हम कहेंगे ठीक है थोड़ी कमी है तो एक 6 महीने साल भर हम और तैयारी कर लेते हैं, फिर हम एक्शन लेंगे यानी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और उसकी तरफ टेस्ट वगैरह देंगे। तो ये एक तरह से प्रोसीजर है, करियर पाथ का ही ये सब हिस्सा है। लेकिन नो एक्शन रिक्वायर्ड मतलब कुछ नहीं करना पड़ता है, तो ये ऐसा कोई चीज है ही नहीं, ठीक है।
करियर पाथ में अगर कोई कहे कि करियर में आपको अपने करियर में कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका करियर अपने आप ऊपर चला जाएगा, आपको कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, तो क्या सही है? ये क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है कि नो एक्शन रिक्वायर्ड, कि करियर पाथ में आपकी जो नौकरी की जर्नी है उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप चुपचाप बैठे रहिए, बढ़िया प्रमोशन बढ़िया नौकरी लगती जाएगी अपने आप, है ना। तो ये कहना चाह रहा है, इसलिए यहाँ पर आंसर डी होगा, क्योंकि पूछ रहे हैं कि कौन जो है करियर पाथ से रिलेटेड नहीं है। तो ये वाला जो लाइन है ना, ये करियर पाथ से कहीं भी रिलेट नहीं करती। आपको करियर में अपने आप को एक्सेसमेंट, अपने खुद का आकलन करना पड़ेगा, निर्णय भी लेने पड़ेंगे और समय समय पर डिसीजन भी लेने पड़ेंगे, उसी हिसाब से कार्य करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, लेकिन ये चीजें जो नहीं करनी पड़ेगी। तो यही पूछ रहा है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग कंप्लीटली न्यू स्किल इज कॉल्ड। देखिए दो तरह की चीजें होती है, एक होता है न्यू स्किल सीखना, और एक होता है हमारी पुरानी स्किल है उसको ही थोड़ा और अच्छा कर लेना, यानी उसको अपडेट कर देना, उसको अपडेट कर देना, ठीक है। नई स्किल सीखना और अब उसी स्किल को अपडेट कर देना। जैसे अगर मैं बात करूं कि पहले मैं छोटी कार चला रहा था, ठीक है, कार चलाना भी एक स्किल है, ड्राइविंग। पहले मैं एक छोटी कार चला रहा था, कार चला रहा था, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, अब मैं ट्रक चलाने लगा, ठीक है, ट्रक या बस चलाने लगा। देखो कार चलाना छोटी चीज थी, बस चलाना बड़ी चीज है, क्योंकि उसके कंपैरिजन में उसमें ज्यादा हमें एक्सपीरियंस, अनुभव और कहीं न कहीं अपने को अपडेट करना पड़ेगा, चीजें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। आप कार चला लेते हैं तो आप ट्रक नहीं चला पाएंगे, आपको सीखना पड़ेगा। यानी आपको जो ड्राइविंग आपकी स्किल है, जो ड्राइविंग वाली स्किल है, आप उसको थोड़ा सा और अपडेट कर रहे हो, ठीक है। अब यहीं पर बात कर लें, अगर आप पहले ड्राइवर थे, कार चला रहे थे, अब आपने क्या किया, रेस्टोरेंट खोल लिया, रेस्टोरेंट खोल लिया और वहां पर आप फूड बनाने लगे, मतलब खाना बनाने लगे। तो आपने क्या किया, पहले ड्राइवर थे, अब कुक बन गए, यानी आपने क्या किया, नई स्किल सीख ली, ठीक है। तो देखिए नया काम सीखना एक चीज होता है और पुराना होता है अपडेट करना। तो जब हम कोई नई चीज सीखते हैं ना, उसको हम कहते हैं री स्किलिंग। री स्किलिंग मतलब दोबारा स्किल सीखना। अगर हम कोई एक काम पहले से जानते थे, कोई दूसरा काम सीख रहे हैं, तो उसको कहते हैं री स्किलिंग। और पुराने वाले काम को ही और बेहतर तरीके से करना सीख गए हैं, तो उसको अप स्किलिंग कहते हैं। मतलब जो काम हम करते हैं ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बताऊं कि मैं पढ़ा रहा था यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ITI स्टूडेंट को, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ा रहा हूँ, और कल को मैं क्या करूँ, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ITI को पढ़ा रहा हूँ। अब साथ साथ मैं डिप्लोमा वगैरह में जो इन्वायरमेंटल स्टडीज वगैरह की क्लासेज होती हैं, पॉलिटेक्निक के बच्चों को मैं पढ़ाना शुरू कर दूं, तो मैं क्या करूंगा, पढ़ा रहा हूँ ITI पढ़ा रहा हूँ, कल को मैं पॉलिटेक्निक को पढ़ाने लगूं, तो क्या होगा, मैंने अपने को लेवल अप किया, नई चीजें सीखी और अप किया, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसको अप स्किलिंग कहेंगे। और री स्किलिंग हुआ कि आज मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, अब मैं कल से ये काम छोड़ के मैं पत्रकार बन जाऊं, ठीक है, पत्रकार बन जाऊं और पत्रकारिता करने लगूं, तो वो नई चीज मुझे सीखनी पड़ेगी, है ना, न्यू स्किल सीखनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन, लोगों के बीच जाना, न्यूज इकट्ठा करना, ये सब चीजें, तो वो री स्किलिंग हो जाएगी। री स्किलिंग मतलब दोबारा से नई स्किल सीखना। तो ये दोनों में डिफरेंस है, सेम काम को थोड़े अच्छे तरीके से कर लेना अप स्किलिंग, और नए एक काम छोड़ के दूसरा सीखना री स्किलिंग। मैं इतनी बार बता दिया हूं क्योंकि इससे रिलेटेड आपको जरूर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो कह रहे हैं पूरी तरह से नया कौशल सीखना क्या कहलाता है, पूरी तरह से नया कौशल सीखना री स्किलिंग कहलाता है। पूरी तरह से नया कौशल सीखना री स्किलिंग कहलाता है। आंसर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अप स्किलिंग तब कब होता है, जब पुराने काम को ही हम थोड़ा और बेहतर तरीके से करते, ठीक है। चलिए, लर्निंग अ न्यू स्किल डू फंडामेंटली द सेम नेचर ऑफ टास्क इज कॉल्ड, ठीक है। अब कह रहे हैं कि पुराने काम को ही, समान प्रकृति के काम को नए तरीके से करना। जैसे एग्जांपल दे देता हूं, ये एग्जांपल आपके पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसके लगभग आप क्लास नंबर 10 या 11 देखेंगे तो उधर इस पर ऑलरेडी क्वेश्चन आए हुए थे। कोई है लकड़ी काटने वाला, ठीक है, लकड़ी काटने वाला पहले क्या करता था, हाथ से वो ले लो, कुल्हाड़ी ले लो, कुल्हाड़ी, ठीक है, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता था। पहले क्या करता था, लकड़ी काटता था कुल्हाड़ी से, ओके। फिर क्या किया, लकड़ी काट रहा है, लेकिन कैसे काट रहा है, जो ऑटोमेटिक सॉ वगैरह नहीं आती है, जिसमें जो इलेक्ट्रिक से चलती हैं, लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक सॉ, सॉ मतलब आरी,
अब वो क्या किया, आज भी लकड़ी काट रहा है, लेकिन थोड़ा सा अपने को अपडेट किया, इलेक्ट्रिक मशीनरी वगैरह इस्तेमाल करने लगा। तो इसको कहेंगे, इसी को कहते हैं हम अप स्किलिंग। इसको क्या कहते हैं, अप स्किलिंग। यही इसमें पूछ रहा है कि समान प्रकृति के कार्य, यानी पहले भी लकड़ी काट रहा था, आज भी लकड़ी काट रहा है, लेकिन पहले हाथ से काट रहा था कुल्हाड़ी से, और आज ऑटोमेटिक मशीनरी इस्तेमाल करने लगा, नहीं कर तो रहा है, लकड़ी काट रहा है। तो उसको कहेंगे अप स्किलिंग, मतलब अपने स्किल को थोड़ा अपडेट कर लिया, पुरानी ही स्किल को अपडेट कर लिया। ठीक है, लकड़ी छोड़कर वो गाड़ी चलाना शुरू कर देता, ड्राइवर बन जाता, तो क्या हो जाता, री स्किलिंग हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जरूर इस चीज को समझ लीजिएगा, वीडियो ना समझ आए 5 मिनट फिर से भगाइए, अप स्किलिंग री स्किलिंग समझ लीजिए, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ जॉब्स विद इन अ करियर इज कॉल्ड, कह रहे हैं कि एक करियर के दौरान एक जॉब आपने किया, फिर दूसरी जॉब किया, फिर तीसरी जॉब किया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ही था, एक करियर के दौरान होता है 2 3 4 जॉब 5 जॉब, कुछ लोग तो कई सारी जॉब बदलते रहते हैं, करते रहते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, करियर के भीतर नौकरियों के छोटे समूह, मतलब कई सारी जो 2-4 नौकरियां आती हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है करियर पाथवे। मैंने आपको बताया था, क्या बोलते हैं उसको, करियर पाथवे बोलते हैं। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। ये भी हम लोग पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, कहीं कहीं ये सब टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वी कैन आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स। जो लोग पहले क्लास से रेगुलर 1 से देखते हुए आ रहे होंगे ना, उनको ये सब पहले से पता होगा। अप स्किलिंग, री स्किलिंग, कैरियर पाथवे सब पहले क्लासेस में हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन रिपीट है, तो हम लोग भी चलो थोड़ा बहुत बदले हुए हैं, हल्का फुल्का, लेकिन मीनिंग वही है। वी कैन आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स एंड चेंजेस इन वर्ड ऑफ वर्क। कह रहे हैं जो दुनिया है उसमें ट्रेंड बदल रहा है, काम करने का तरीका हो रहा है, बदल रहा है। जो वर्क की दुनिया है, कामकाजी जो दुनिया है, उसमें बदलाव हो रहे हैं, तो उसको हम कैसे पहचाने, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा। अगर हम ITI करने जा रहे हैं तो हमें ये ट्रेड सेलेक्ट करना होगा, कौन से ट्रेड बेहतर है। तो कौन से ट्रेड बेहतर है, तो उसको डिसाइड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो काम काज की दुनिया है, जो फैक्ट्री इंडस्ट्री की दुनिया है, उसमें क्या डिमांड है आने वाले समय में। आने वाले समय में क्या, कौन सी इंडस्ट्री आगे जाने वाली है, कौन सी पीछे जाने वाली है। तो सिंपल से हमें पता चल जाता है कि क्या आगे आना है, क्या। जैसे गाड़ियों की बात की जाए, तो आने वाले समय में हर व्यक्ति ये जानता है कि आने वाले 5-10 सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा बिकेंगी। डीजल तो आप देख रहे हैं, डीजल तो अभी भी गवर्नमेंट बहुत से शहरों में 10 साल कर दी है कि 10 साल से ज्यादा नहीं चला सकते। आने वाले समय में शायद उसको बैन भी कर देगी, और बहुत सी कंपनियों ने इस चीज को भांप लिया है। उन्होंने डीजल गाड़ियां बनाना ही बंद कर दिया। जैसे मारुति ने डीजल गाड़ियां बनाना आज से ही बंद कर दिया, वो पेट्रोल और CNG बना रही है। और टाटा वगैरह ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है अन्य की कंपैरिजन में ज्यादा बेचते। तो अब धीरे धीरे सभी गाड़ियां इलेक्ट्रिक की तरफ मूव कर रही हैं कंपनीज, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले टाइम में पोल्यूशन को लेकर दुनिया भर के नॉर्म्स आएंगे, और ऐसे में गाड़ियां जो है रोकी जाएंगी डीजल पेट्रोल की, तो इलेक्ट्रिक की तरफ वो ध्यान दे रहे हैं। यानी वो फ्यूचर को देखकर, तो अब आपको भी यही देखना होता है कि जिस क्षेत्र में मैं जा रहा हूं काम करने, अपना कोई कंपनी फैक्ट्री रोजगार करने जा रहा हूं, या मैं कोई पढ़ाई करने जा रहा हूं, तो उसका भविष्य में क्या स्थिति है, क्या होने वाला है। ये सब चीजें आप ऑनलाइन सर्च कर भी पता कर सकते हैं, क्योंकि आप किससे पूछोगे। ये सब चीजें आप ऑनलाइन स्टडी करोगे, ऑनलाइन सर्च करोगे, किसका आने वाला समय है, क्या परिवर्तन हो रहा है, तब आपको पता चलेगा। तो यही ये पूछ रहे हैं कि काम की दुनिया में जो परिवर्तन होने वाला है उसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं। न्यूज से, टेलीविजन से, कई सारे काम करके, या ऑनलाइन मार्केट स्कैन करके। आप ऑनलाइन मार्केट स्कैन करिए, ऑनलाइन मार्केट को सर्च करिए कि मार्केट में क्या चीजें आ रही हैं, क्या जा रही हैं, क्या डिमांड में है, किसका डिमांड कम होता जा रहा है, किसका सेल बढ़ रहा है, किसका सेल घटता जा रहा है, किसकी बिक्री बढ़ रही है, किसकी घटती जा रही है। तो इससे हमें अंदाजा लग पाएगा किसके बारे में, कि क्या परिवर्तन होने जा रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप अपने करियर को, अपने बिजनेस का चयन भी कर सकते हैं। भविष्य में हम उसी चीज के लिए तैयार रहें। ठीक है, जैसे बहुत से लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने से भागते थे, लेकिन अब आना है, क्योंकि आने वाले समय में ऑनलाइन जो एजुकेशन, इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें भी ऑनलाइन जो समय है बढ़ाया जा रहा है कि जो करिकुलम है कोर्स का, उसमें कुछ हिस्सा ऑनलाइन भी पढ़ाया जाएगा, वो भी ऐड ऑन किया जा रहा है। यानी क्या है, दुनिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ मूव कर रही है। तो ऐसे में हमें कुछ इसी प्रकार से प्लान करना पड़ेगा। जैसे अगर आप बीटेक वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको देखना होगा कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज का आने वाले टाइम में स्कोप दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ गाड़ियां भी ऑटोमेटिक होने जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम बढ़ता जा रहा है। तो ये सब चीजें हमें भविष्य की तरफ
बताती हैं कि क्या बदलाव होने वाला है, और ये सब हम ऑनलाइन जान सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लान, प्रिपेयर, परफॉर्म इज रिलेटेड टू, ये जो 3 शब्द हैं ये किसके साथ मायने रखते हैं? तो ये मायने रखते हैं हमारे इंटरव्यू से। ठीक है, हम इंटरव्यू अगर देने जा रहे हैं तो उसकी प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, फिर उसकी तैयारी करेंगे, इंटरव्यू की मॉक इंटरव्यू वगैरह अपना करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद जाके इंटरव्यू दे देंगे। ठीक है, परफॉर्म कर देंगे। पहले प्लान करेंगे, ठीक है, प्लान करेंगे, अप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा लेटर वगैरह, कॉल लेटर आएगा, फिर हम प्रिपेयर करेंगे अपने आप को इंटरव्यू के लिए और जाके वहां पर इंटरव्यू देंगे, परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिपेंड कर रहा है ये किससे हो रहा है? आपके इंटरव्यू से रिलेट करता है ये तीनों शब्द। ठीक है, आंसर सी सही हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आगे के हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत मेरे ख्याल से 1 से 2 क्लासेस और आने वाली हैं आपकी, और मोस्टली आपका कवर हो जाएगा एम्प्लॉयबिलिटी। और मैंने कोशिश किया है एक्सप्लेन करके आपको समझाने की, सिखाने की, और बहुत ही स्थिति बुरी है। यूट्यूब पर बहुत से मैंने क्लासेस भी देखी हैं कि इवन जो टीचर अपने आप पढ़ा रहे हैं उन्हें खुद क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता, हिंदी शब्द पढ़ने के बाद भी उनको क्वेश्चन नहीं समझ में आता। उसके पीछे रीजन है क्योंकि हिंदी ट्रांसलेटेड होती है और क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो गोल मोल करके बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, और बहुत खुल के बोला भी नहीं जा सकता, क्योंकि होता है ना कि लगेगा कि नहीं यार ये तो कहीं ना कहीं कुछ एंटी रख रहे हैं इनके खिलाफ, इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन आप बच्चों से मैं जरूर कहूंगा कि पढ़िए, आप लोग तो एनालिसिस करिए, कैलकुलेशन करिए, कोई व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है, तो आपको ध्यान रखना होगा जो सामने वाला पढ़ा रहा है वो क्या पढ़ा रहा है। क्योंकि एक बच्चा है उसको शायद ही पता हो, जजमेंट करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि सामने वाला सही पढ़ा रहा है कि नहीं सही पढ़ा रहा है ना। तो खैर थोड़ा बहुत बोलने में भी मेरी जुबान भले ही फिसल जा रही है, लेकिन ये है कि आप लोग समझ रहे होंगे चीज़ों को अच्छे से जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमेशा से हमारी एक यही रहती है कोशिश कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर तरीके से समझा कर पढ़ाएं, कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जामिनेशन में बैठ सको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।